नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन सीधी बात के रूबरू प्रोग्राम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन हमारे इस खुसूसी प्रोग्राम में एक बार फिर एक बहुत ही अहम तरीन शख्सियत के साथ आज हमारे कर्नाटक के मसाइल और बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ की सरकार की जानिब से जो वादे पूरे नहीं हो रहे हैं, या फिर यूँ कहा जा सकता है कि मुसलमानों को हाशिए पर डालने की कोशिशें हो रही हैं, उनके वोट हासिल करने के बाद भी इस तरह की कुछ अहम मौज़ूआत पर मैं गुफ्तगू करूँगा। इस वक्त हमारे साथ हमारे स्टूडियो में जनाब अफसर कोडलीपेटे या कोडलीपेट इस वक्त मौजूद है। कर्नाटक का हर ख़ास व आम इनको जानता है, इसलिए कि एसडीपीआई के स्टेट जनरल सेक्रेटरी हैं और मुसलमानों से, दलितों से, कबाइली पसमानदा तबक़ात से वाबस्ता हर मसाइल को सामने लाने में इनका बड़ा किरदार होता है और इनकी पूरी पार्टी का भी। अब हाल ही में बहुत ज़्यादा सुर्खियों में आए थे, वजह उसकी जो है दावणगेरे के बाई इलेक्शन, उसमें जो हंगामा हुआ, एक मुसलमान को कांग्रेस की जानिब से टिकट पूछे जाने के बावजूद न दिए जाने की वजह से, और उसके बाद किस तरह से कांग्रेस के मुस्लिम लीडरान खफा हुए और उनकी खफगी किस तरह से बाद में ज़ाहिर हुई, और फिर ख़ुद अंदरून में क्या क्या हुआ, ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं और ये तफसीलात जानते हैं। ऐसे में अफसर कोडलीपेटे दावणगेरे के उस इलेक्शन में जो है एसडीपीआई के कैंडिडेट बनकर, उम्मीदवार बनकर के 18,975 वोट हासिल किए थे, आसपास शायद इतने ही वोट हासिल किए थे, जो कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा धचका था। जाहिर सी बात है कि जो है उस इलाके में एक बहुत बड़ा वोटिंग जो है इनकी तरफ आया था। आपको महसूस होगा कि ये क्या फ़र्क होगा, कांग्रेस ने तो 80,000 से ज़्यादा हासिल किए थे। असल में अगर 2,000 और इधर आ जाते तो बीजेपी को मौका मिल जाता। असल ताकत के वोट का हिसाब यहाँ लगाया जाता है। बहरकैफ अगर उस वक्त बीजेपी जानती तो जाहिर सी बात है एसडीपीआई पर ज़रूर इल्ज़ामात लगते कि जो एसडीपीआई की वजह से हार गए, लेकिन वो सिचुएशन दावणगेरे की उस वक्त पूरे मुसलमानों का मसला बना हुआ था, मुसलमानों की शबीह का, मुसलमानों की ताकत का, मुसलमानों की वोटों की ताकत का मसला बना हुआ था। यही वजह है कि जो है कर्नाटक की कांग्रेस ने अपनी सारी ताकत वहाँ झोंक दी थी। खुद सीएम 5-5 दिन वहाँ रहे और फिर अलग अलग वज़रा को भी वहाँ पर लाए और बहुत कुछ हुआ। तो मैं आपके दूसरे मसाइल पर बाद में जाऊँगा जनाब अफसर साहब। सबसे पहले क्या अभी दावणगेरे में इलेक्शन हो गया तो एसडीपीआई छोड़ कर के निकल के आ गई, या 18,000 लोगों को जवाब भी दे रही है? आप पर भरोसा तो किया है ना, हारने का मतलब ये नहीं कि आप हार गए तो आकर के इधर निकल के आके बढ़ गए, ऐसा कुछ चल रहा है क्या है? एसडीपीआई की तारीख आप पढ़ के देखेंगे, हमने कोई भी एक छोटा सा इशू भी अगर टेकअप किया है उसको ताए तक, पाए तकमील तक पहुंचाने तक हम कभी भी रेस्ट नहीं लेते। और रही बात ये दावणगेरे इलेक्शन, तो ऐसा एक ये इलेक्शन था, पूरे इंडिया इसको देख रहा था, पूरे इंडिया की नज़र टिकी हुई थी। तो मैं इलेक्शन से पहले, मेरा गांव कोडलीपेट था, मैं हासन में क़याम कर रहा था। 18,975 फैमिलीज जब एसडीपीआई की तायद करे ऐसे माहौल में, तो मैं अभी दावणगेरे का अफसर कोडलीपेट बन गया हूं। मेरा घर ही उधर में शिफ्ट कर दिया, क्योंकि मेरा दिल नहीं मान रहा, मेरा जमीर गवारा नहीं देता कि इतने हाई प्रायोरिटी एक बाई इलेक्शन में पूरे एक एक वार्ड को मिनिस्टर आके हमें हराने के लिए कोशिश करने के बावजूद 18,975 लोग हमारे तायद में खड़ते हैं, तो उनकी हुकूक के लिए लड़ना मेरा फर्ज बन जाता है, मेरी जिम्मेदारी बन जाता है, मेरी पार्टी की जिम्मेदारी है। तो इसलिए पार्टी ने चाहा, मैं घर ही उधर शिफ्ट किया, मेरे बच्चों को स्कूल में उधर एडमिशन किया, मेरे फैमिली को उधर ही लेके आया। मैं पहले दिन ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान कर दिया आफ्टर रिजल्ट, मैं यहां पर एक शैडो एमएलए बन के काम करूंगा, क्योंकि मुझे असेंबली में जाने का मौका नहीं दिए, लेकिन ये जो प्यार, ये मोहब्बत, ये उम्मीद जो लोग मेरे ऊपर रखे हैं, उसका हक अदा करने के लिए मैं मेरे आखिरी सांस तक मैं कोशिश करूंगा। मैं अभी वहां के इश्यूज में दिन ब दिन एक एक इशू को लेकर मैं लय में हूं।
वहां के हर इशू में, सिर्फ मुसलमानों के नहीं, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो पिछड़ापन है, जो वहां के कोर इश्यूज हैं, जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो रियल इश्यूज को आज तक एड्रेस नहीं किया गया था, तो आज उसका चर्चा चल रहा है, आज वो इश्यूज सॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, मुझे एक बात वहाँ की सुनाई दी थी, जबकि उसी वक्त बात करनी थी, लेकिन अभी आपसे रूबरू हो रहा हूँ। वहाँ नॉर्थ और साउथ में बहुत बड़ा जो है डिवाइडेशन, एक यूँ समझिए कि अगर दुबई है एक इलाका, तो एक इलाका जो है वो अब उसको सोमालिया जैसा है, सोमालिया भी बोल सकते हैं जैसा है। ये जो है, जो मुसलमानों की एरिया जहाँ पे 84,000 वोट्स मुसलमानों के हैं, उस इलाके को पूरा पसमानदा है आपके हिसाब से? बिल्कुल, वहां पर आप एक रेलवे ट्रैक ये दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी को डिवाइड करता है। तो रेलवे ट्रैक के उधर जो जाएंगे तो नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी है, इधर साउथ कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो साउथ कॉन्स्टिट्यूंसी में आज तक एक डिग्री कॉलेज नहीं है, एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं है, एक एम्प्लॉयमेंट सेंटर नहीं है, एक सही से बैंक भी नहीं है। बैंक के लिए भी आप रेलवे ट्रैक पार करके जाना पड़ेगा। तो एक एटीएम नहीं है। तो क्या हालात में वो एक जानवरों की जैसी जिंदगी कर रहे हैं। तो हालांकि मैं जब इलेक्शन कैंपेन में, मेरा एजेंडा यही था, पिछले 60-70 साल ये कॉन्स्टिट्यूंसी के वोट आपको दिए लोग, आप क्या इनको दिए रिटर्न में? आपके जेब से तो देना नहीं था। करोड़ ऑफ रुपीस का बजट बनता है, तो क्या दिए? कुछ भी नहीं दिए। एक सही से रोड नहीं, एक ड्रेनेज नहीं। आज भी वहां के लोग बीमारियों से झेल रहे हैं। एक डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल जाना है तो नॉर्थ को जाना है, एक हमारी औरत डिलीवरी के लिए जाती है तो प्राइवेट हॉस्पिटल को रेफर किया जाता है। तो बहुत बुरी हालत में वो जिंदगी कर रहे हैं। लेकिन वहां के लोगों को इसका एहसास ये इलेक्शन में हुआ। हाँ, ऐसा भी हो सकता है क्या, जब मैं कैंपेन को जाके लोगों से ये इश्यूज को उनके सामने रखा, खुद वहां के लोग बोले, यहां तक के नॉन मुस्लिम भी खुद बोले, हमने आज तक हिस्ट्री में ऐसा इलेक्शन नहीं देखा कि लोगों के मसले के ऊपर चर्चे हुए, लोगों के इश्यूज के ऊपर डिस्कशन हुए। अब तक क्या होता था, उसके खानदान के नाम से वोट लिए जाते थे, उनके सीनियरिटी के नाम पे वोट लिए जाते थे, घर में बैठ के इलेक्शंस जीते थे। इस बार के इलेक्शन में उनके कितने जोड़ी स्लीपर्स फटे हैं मुझे मालूम नहीं। हर घर को, हर दहलीज को जाके गिड़गिड़ाना पड़ा उनको। ये असल इलेक्शन ये है, डेमोक्रेसी की खासियत ये है, वोट लेने के लिए आप उनके घर तक जब जाएंगे तो उनके इशू मालूम होंगे आपको। आप घर तक की नहीं जाएंगे तो इशू कहां से मालूम होंगे। अब जो शामनूर समर्थ जो जीता है, वो पढ़ाई पूरी फॉरेन में किया है। सुबह उठेगा तो वो चांदी की स्पून में नाश्ता करता है, दोपहर में सोने की स्पून में खाना खाता है। तो वहां के एक ऑटो ड्राइवर का दर्द उसे क्या मालूम होगा। उसके पास 10,000 करोड़ का बिजनेस है बोल के बोलते हैं, मुझे तो मालूम नहीं। अगर 10,000 करोड़ का बिजनेसमैन ये सियासत में आके एमएलए को कंटेस्ट करता है, तो जीतने के बाद वो क्या सोचेगा, उसको 20,000 करोड़ का बिजनेस कैसे बढ़ाना। अगर वही रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों के मसले मसाइल के लिए लड़ने वाला, उनके हुकूक के लिए आवाज उठाने वाला अगर जीतेगा, तो उनको कैसे बेहतरी करना, उनका माशी हालात, उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड को कैसे अपलिफ्टमेंट करना, ये सोचेगा। तो यही इशू के बारे में वहां चर्चा चला। तो मैं जो बोले बिल्कुल सही था। जो भी वहां ग्राउंड रिपोर्ट को आए, खुद बहुत सारे जर्नलिस्ट मेरे साथ इंटरव्यू किए, बड़े बड़े जर्नलिस्ट बोले नहीं, आपका डिसीजन राइट है। रिजल्ट कुछ भी आए, नताइज कुछ भी आए, आपने इनको उनकी जमीर को जगाने का काम किया। अब तक ऐसा इलेक्शन नहीं हुआ था। तो मुझे फख्र है, मैं जीता नहीं हूं, हारा हूं, लेकिन मैं हारने का गम नहीं है, मुझे फख्र है। वहां के लोगों का रिप्रेजेंटेटिव बनकर मैं इलेक्शन कैंपेन में गया, तो आज भी वहां के लोग मुझे उनके घर के बेटे से ज्यादा मुझे मोहब्बत दिए। एक आदमी तो ऐसा बोलता है, एक नॉन मुस्लिम, कैंपेन से मैं रास्ते में आते रहता हूं, मेरा हाथ पकड़ के बोलता है, निम्म अल्लाहನ ಮೇಲಾಣೆ ನನ್ನ ಓಟು ನಿಮಗೆ ಸರ್, ನೀವು ಗೆಲ್ತಿರೋ ಸೋಲ್ತಿರೋ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು, ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ಏನು ಇಶ್ಯೂಗಳೇನಿದೆ ಅದು ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು। ये हर किसी के मुंह में था, लेकिन सियासत कुछ और ही है, बातें कुछ और ही हैं। हम जितना लोगों के बीच में जाएंगे, जब तक आपके पोलिंग बूथ में वोट नहीं आएंगे तो जीत नहीं हासिल होगी। लेकिन एक करारा, एक टर्निंग पॉइंट तो इस इलेक्शन में वहां के लोग देखे हैं, आइंदा तबादीली आएगी। 1000 किलोमीटर का अगर सफर करना है तो पहले 1 किलोमीटर का सफर आइंदा भी इसको जारी रखेंगे आप? बिल्कुल जारी रखेंगे। अच्छा, अभी ये तो ठीक है, ये बात हो गई। इंशाल्लाह इस मुद्दे पे फिर आपसे बात होगी। अब जो है, कल आप
कुछ खास मुद्दों को लेकर के आपका एहतिजाज होने वाला है रियासती सतह पर। जी जी। पहला मुद्दा क्या है? हमारा कोर मुद्दा ये था कि कर्नाटक में 15,000 टीचर्स का कॉल फॉर की है हुकूमत, लेकिन एक भी उर्दू मीडियम स्कूल का उसमें तस्करा नहीं है। तो ये हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है, अब तक नहीं हुआ था। वो भी यहाँ बीजेपी नहीं है, यहाँ मोदी की हुकूमत नहीं, योगी की हुकूमत नहीं, यहाँ मैं सोशल जस्टिस का चैंपियन बोलने वाली कांग्रेस सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी की हुकूमत है, और इनको कानों कान पता नहीं चला, ऐसा नहीं है, एक मिली जुली साजिश है। तो इसको लेकर पूरे कर्नाटक के उर्दू असातिज़ा, जो उर्दू एस्पिरेंट, जो उर्दू मीडियम में स्टडी किए हैं, जो टीचर्स अपने जॉब के लिए इंतजार कर रहे थे, आज परेशानी में हाल है, उनकी फ्यूचर आज खतरे में है। तो हमने पहला मुतालबा ये लिया था, तो आज भी उसके बारे में डिस्कशन हुआ। आज यही उर्दू अकादमी में तकरीबन 200 उर्दू असातिज़ा दूसरे डिस्ट्रिक्ट से यहां पर आके पहुंचे थे। वहां पर वक्फ और माइनॉरिटी अफेयर्स और हेल्थ मिनिस्टर यूटी खादर साहब को हमने बुलाया, उनके सामने ये मुतालबा रखा है। कल तक वो टाइम लिए हैं। मैं एजुकेशन मिनिस्टर से बात कर एक एडिशनल नोटिफिकेशन को जारी करने की कोशिश करूंगा बोल के भरोसा देके गए हैं। वहां पर एमएलसी बिल्किस बानो भी आए थे। तो कल हमारा कोर डिमांड यही रहेगा, ये जो नाइंसाफी हुई है इसको भरपाया करना। एडिशनल एक तो ये नोटिफिकेशन आज से रिक्रूटमेंट शुरू हो गया 18 तारीख से, इसको पीछे लेना और नया नोटिफिकेशन जारी करना। अगर वो नहीं हो सकता तो एडिशनल नोटिफिकेशन जारी करना बोल के हमारा पहला मुतालबा है। और दूसरा कॉल फॉर आया था कौन सी तारीख को? अगस्त 8 तारीख को आया है। अगस्त 8, आज 18 10 दिन हुआ। 10 दिन की गैप। जी जी जी। ये अभी उठ रहा है। ये बीच बीच में जो उर्दू के ठेकेदार रहते हैं, उर्दू की रोटियां खा रहे हैं, या बहुत सारी तंजीमें, उन लोगों ने इस सिलसिले में कोई बात की भी नजर आए आपको कहीं पे? देखिए, खास करके माफ करना मुझे, कर्नाटक की तकरीबन 1 करोड़ मुस्लिम आबादी है। रात में मछुआरा के जाल डाल के जाता है, रात भर मच्छी वो जाल के अंदर तैरते रहती है। सुबह जब 4 बजे 5 बजे मछुआरा आके जाल उठाता है तो पता चलता है रात भर हम जाल में तैर रहे थे। कम से कम रात को मालूम होता तो हम उससे कूद सकते थे, बच सकते थे। आज मैं खाली उर्दू मानने वालों को नहीं बात कर रहा, जो नुमाइंदे हैं गवर्नमेंट में, उनकी ही हुकूमत है, जो मिनिस्टर हैं या एमएलए हैं, क्या इनको भी नहीं पता चला? क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं थी? क्योंकि नोटिफिकेशन कब आता है, कैसे आता है, एक आम इंसान को तो पता नहीं चलता, लेकिन हुकूमत में बैठे हुए लोगों को तो पता चलता है ना। ये क्वेश्चन नहीं करे, ये क्वेश्चन करते तो कम से कम तभी उसको तबादला हो सकता था। हाँ, चंद ऑफिशियल्स ऐसे हैं जानबूझकर ऐसे काम करते हैं, जो ब्यूरोक्रेसी में जो फैसिस्ट सोच रखने वाले जो लोग गए हैं। आज कर्नाटक में तकरीबन 4500 उर्दू स्कूल्स हैं। वो 4500 उर्दू स्कूल में बच्चों की भरपाई नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि टीचर नहीं है। तो गवर्नमेंट बोलती है बच्चों का एंट्री नहीं हो रहा, बच्चे बोलते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं टीचर्स नहीं है तो मेरे बच्चे का फ्यूचर डिस्ट्रॉय करने जाके एडमिशन करूं क्या? तो ये एक मिली जुली भगत थी। तो बड़ी अफसोस की बात कहना पड़ता है, 8 दिन से या उससे पहले से किसी को इसका पता नहीं था। जैसे ही हमें इसकी इत्तला मिली, मैं यादगिरी के शाहपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और फेसबुक में ट्वीट किया मैं, और मधु बंगारप्पा और सीएम को मेरे नाम से मैं लेटर लिखा, यह नाइंसाफी हुई है। लेकिन आपको पता है 100 सोनहार की 1 लोहार की, जब तक लोग रोड पे नहीं उतरेंगे ये सुनने वाले नहीं। तो हमने एक पूरा एक मैकेनिज्म बनाया। पूरे जितने भी जो कौम व मिल्लत की सोच रखने वाले लोग हैं, उर्दू असातिज़ा हैं, एक्टिविस्ट हैं, टीचर्स हैं, इन सारों को नेटवर्किंग करके आज बेंगलुरु में एक जोड़ का हमने कोशिश की। ये कोई पार्टी के बैनर में नहीं, हम पूरे कौम व मिल्लत के, और ये जो नाइंसाफी हुई इसके खिलाफ, यहां तक के आज जो जोड़ हुई बेलगाम के एक बेलगाम जिले से मराठी के लोग भी आके पहुंचे हैं। जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हैं उनको भी इसमें नाइंसाफी हुई। सिर्फ उर्दू असातिज़ा की बात नहीं है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को भी इसमें नाइंसाफी हुई, मराठी हो या हिंदी हो, तो उसको भी हमने इसमें इंक्लूड किया। तो बड़ी अफसोस की बात यह है, इतना सारा आपके इस राजधानी में हुआ, यूटी कादर को तो हम बुलाना पड़ा, वो आए एज ए रिप्रेजेंटेटिव होके। दीगर जो भी नुमाइंदे हैं, आप आए हैं बेलगाम से, बीजापुर से, रायचूर से, क्या आप नाश्ता करें या चाय पिए?
आपका सफर कैसा था? छोटे छोटे बच्चों को लेके आए हैं मेरे माँ बहन। क्या इनका जमीर इतना भी गंवारा नहीं देता? आप एक गवर्नमेंट के पार्ट हैं, इनकी बात कम से कम गवर्नमेंट तक पहुंचाए, इतना भी इनको एहसास नहीं है। तो आज बड़े अफसोस के साथ एक मशवरा भी हुआ, आज भी बहुत सारे लोग हाल्ट हुए हैं। आज मैं उन लोगों से बातचीत किया सुबह उधर उर्दू अकादमी में, आज हम पार्टी के जानिब से आपको लार्ज का इंतजाम करेंगे, तो वो बोले नहीं, हमें लार्ज नहीं चाहिए, हमें आयशो आयास करने नहीं आए, हमें कोई एक उर्दू का कोई हाल दे दो, या हज भवन दे दो, या मस्जिद या मदरसे का कोई एक हाल दे दो, हम वहां रुकते हैं बोल के। फाइनली अभी आपका जो दारुसलाम हाल में वो रात में जिंदगी है, हाल ठोके हैं। अच्छा जी, ऐसी सूरत हाल उर्दू टीचर्स की, और उसकी तरफ कोई देखा नहीं जा रहा। तो कल आप ये सारे मुतालबे जो है गवर्नमेंट के सामने रखेंगे? बिल्कुल रखेंगे, बिल्कुल। अच्छा, और भी बहुत सारे मसाइल हैं जिस मसाइल को लेकर के आप जो है गुफ्तगू करते हैं कभी, जो इसमें एक अहम तरीन मसला है कि जो है इस वक्त कर्नाटक में बहुत सारे वादों को कांग्रेस पूरा नहीं कर रही है, उसमें से कोई मुद्दा है आपका? देखिए, कर्नाटक में कांग्रेस हुकूमत में आके तकरीबन 3 साल का अरसा गुजर रहा है। ये 3 साल से बहुत सारे तंजीमें, बहुत सारे जमातें और खुद एसडीपीआई भी, इन्हों जो वादा करके आए थे वो वादों को पूरा करने के लिए हम इनको याद दिलाते आए। लेकिन ये जो दावणगेरे का जो आप तस्कीरा किए, 18,975 वोट पिछले 3 साल से जो मेरे कर्नाटक के बच्चियों के हिजाब के ऊपर पाबंदी लगाई थी बीजेपी नफरत की सियासत से चलते, हमने कोई भी नहीं पूछा तो ऑल ऑफ ए सडन वो हिजाब के ऊपर की पाबंदी को पीछे हटा ली। ये एक चॉकलेट दी है, ये एक मुतालबा नहीं था हमारा, हमारे मुतालबे ने गवर्नमेंट वादा करी थी। डीके शिव कुमार खुद बोले थे, व्हेन वी विल कम इन पावर वी विल रिस्टोर टू बी रिजर्वेशन फर्स्ट डे बोल के बोली थी। 3 साल गुजर गए, कहां गया आपका वादा? आज भी टू बी रिजर्वेशन नहीं मिला। आज वो टू बी रिजर्वेशन की बात को जब करेंगे तो इन्हों बोलते हैं कोर्ट में है, फला है, फला है। अरे कोर्ट को एक एफिडेविट डालो भाई, बड़ा मसला नहीं है। बीजेपी कोई असेंबली में चर्चा करके वो पॉलिसी नहीं पास की है, उसको कैबिनेट में बैठ के विड्रॉ की है, तो आप वो कैबिनेट का डिसीजन विड्रॉ करो, एक एफिडेविट फाइल करो सुप्रीम कोर्ट में, तो केस ही खत्म हो जाएगा, पुरानी जैसा टू बी रिजर्वेशन जारी हो जाएगा। तो ये जो हिजाब का मसला जो हल हुआ, ये आपके वोट दावणगेरे के गयूर मुसलमानों के 18,975 वोट बात किए हैं। तो जब तक इनको इसकी मार नहीं पड़ेगी, इसकी फनक नहीं लगेगी, तो ये कोई मुतालबा देने वाले नहीं है। इसलिए हमने कल के जो हमारा डिमांड है, अभी जो नेक्स्ट ZPTP, अर्बन लोकल बॉडी, MCC और GBA सीरीज ऑफ इलेक्शंस आ रहे हैं। अगर आज भी अगर आप ये डिमांड फुल नहीं करेंगे तो आपको खड़ारा जवाब ये कम्युनिटी दे सकती है। इसका एक एहसास दिलाने के लिए हमारा कल का जो डिमांड में हमारा कोर और एक डिमांड है। लेकिन ये इलेक्शन करा ही नहीं रहे ना, ये कितने सालों से ऐसे ही पड़े हुए। नहीं, वो अभी कोर्ट भी डायरेक्शन दे दिया है कि फलाने डेट में इलेक्शन करना। बीच में SIR आने की वजह से थोड़ा देर हुआ था, SIR का भी अभी खत्म हो गया। जैसे ही SIR का प्रोसेस कंप्लीट होता है 100% इलेक्शन करवाना ही होगा इनको, क्योंकि GBA का 8 साल 9 साल का अरसा गुजर रहा है जो BBMP का। उसके बाद इन्होंने इसको जो तफरीका कर 5 कॉर्पोरेशंस बनाए, GBA बनाए, तो इनको करना ही पड़ेगा। तो हमारा कल मुतालबा भी ये है, ये टू बी रिजर्वेशन को किसी भी हालत में, ये हमारा हक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, पिछले 30-35 सालों से हमारे कम्युनिटी को दिया गया था, हमारा माशी और एजुकेशनल बैकग्राउंड की वजह से दिया गया था, ना कि जाति मजहबी एतबार से नहीं दिया गया था। इसको रिस्टोर करना है, ये हमारा कोर डिमांड है। और दूसरा हमारा एक मुतालबा भी ये है कि कर्नाटक में जो डॉक्टर मधुसूदन नायक वरदी एक रिपोर्ट है जो कास्ट सेंसस बोलते हैं, एक्चुअली वो कास्ट सेंसस नहीं है। कर्नाटक के जितने भी घर हैं, हर घर में 50 पर 5 क्वेश्चंस को पूछे गए थे। आप में घर में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, आपके घर में कोई पॉलिटिशियंस है, आपके घर में टीवी है, फ्रिज है, ऐसे 50 पर 5 क्वेश्चंस जो इकोनॉमिकली और सोशली बैकवर्डनेस को जो जाहिर कर सके, उसका एक डाटा रेडी भी हो गया। कर्नाटक के खजाने के 135 करोड़ रुपए खर्चा हुए हैं इसके ऊपर। तो आज उसको क्यों टेबल नहीं कर रहे?
सिद्धरामैया जाते जाते विदाई के मौके पर, अलविदा के मौके पर उसको एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन असेंबली में या कैबिनेट में उसको अभी तक टेबल नहीं किए। तो अभी हम ये जो मानसून सेशन चल रहा है बेंगलुरु में, यही सेशन में वो रिपोर्ट को टेबल करना और आइंदा जो बजट अलोकेशन होगा या जो पॉलिसी बनेगी गवर्नमेंट की, वो डाटा के बेस पर बनाना बोल के हमारा ये दूसरा मुतालबा है। और तीसरा हमारा मुतालबा ये है, यही राहुल गांधी जब पार्लियामेंट इलेक्शन और भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, पूरी जगह आकर बड़े बड़े भाषण करे, अगर हम हुकूमत में आएंगे तो इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन को हम लाएंगे। ये इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन ये मुसलमानों के लिए नहीं, हर कम्युनिटी के लिए है, हर तबके के लिए है। जिसकी जितनी हिस्सेदारी है, जिसकी जितनी भागीदारी होना है, वो पॉलिसी बनाना। उसके लिए कर्नाटक में आप ही की हुकूमत है। राहुल गांधी जी आप आइए कर्नाटक में, सिद्धरामैया तो उतर गए, अभी डीके शिवकुमार हैं, तो आप ही उनको कान पकड़ के बोलिए बचे हुए 2 साल में कम से कम कर्नाटक में तो, तुम्हें सेंट्रल में तो हुकूमत में नहीं आए, कर्नाटक में तो इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन को जारी करे। और तीसरा हमारा डिमांड है, चौथा हमारा डिमांड है, जो आज प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स बढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर पूरा प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। आप देख रहे हैं दिन ब दिन एक एक गवर्नमेंट सेक्टर को प्राइवेट को बेच दिया जा रहा है। तो अभी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब अगर पूछने जाएंगे तो नरेंद्र मोदी बोलते हैं आप पकोड़ा बेचो। जब बेंगलुरु में जो प्रोटेस्ट चला, एहतजाज चला, देखे हैं जॉब के लिए जो प्रोटेस्ट करते हैं उनके ऊपर पैलेट गन से शूट किया जाता है, लाठीचार्ज किया जाता है। तो ये जो अगर तुम्हें वो गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकते तो प्राइवेट सेक्टर में कम से कम कर्नाटक में जो आईटीबीटी सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, वहां पर रिजर्वेशन की बिल लेके आओ। ये हमारा चौथा मुतालबा है। तो ऐसे कुछ डिमांड्स रखकर हम ये जो कल जो फ्रीडम पार्क में चलो बेंगलुरु के नाम से एक बहुत बड़ा एहतजाज हम मुनाकिद कर रहे हैं। तो ये पूरे जो डिमांड्स है हमारे सिर्फ एक कम्युनिटी के नहीं है, हर कम्युनिटी के इश्यूज को हमने एड्रेस कर ये काम को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो क्या आप कुछ अपील करना चाहेंगे कल के प्रोटेस्ट में लोगों को आने के लिए? मैं आपके जो भी व्यूवर्स हैं इनसे यही अदबन गुजारिश करना चाहता हूं, ये वीडियो सिर्फ देख के फॉरवर्ड मत करो। आपकी भी जिम्मेदारी है, आपके नुमाइंदे बनकर हम यहाँ आवाज उठा रहे हैं। हो सके तो बेंगलुरु को आने वाले जो आजू बाजू के डिस्ट्रिक्ट हैं, रामनगर है, कोलार है, तुमकुर है या मैसूर है, हार्डली 3 to 4 आवर्स की जर्नी है। आप भी आकर आप भी अपनी जिंदा दिली का एक मिसाल कायम करो, क्योंकि अभी ये गवर्नमेंट इलेक्शन मोड में जाने वाली है। अभी 2 साल के बाद और कौन कुर्सी में आके बैठेंगे किसी को अता पता नहीं है। तो अभी राइट टाइम है हमारी बात को गवर्नमेंट के सामने रखने की। कल हमारा 10:30 बजे से 4 साढ़े 4 बजे तक भी फ्रीडम पार्क में परमिशन के साथ पेंडाल डालकर हम एहतजाज बैठ रहे हैं और गवर्नमेंट के कोई रिप्रेजेंटेटिव भी आने वाले हैं। तो आप भी हमारा हिस्सा बनेंगे तो हमारे हुकूक मिलते हुए नजर आएंगे। ये सिर्फ हमारी बात नहीं, पूरे कर्नाटक के SC, ST, माइनॉरिटी, OBC और अहिंदा कम्युनिटी को मैं अपील करना चाहता हूं। ये अहिंदा इश्यूज हैं, हम जो भी इश्यूज लिए हैं, आपकी जिम्मेदारी है हमारी तायीद करो। अगर नहीं आ सकते कम से कम आप कल हमारे जो डिमांड्स हैं वो लेकर गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स को ट्वीट करो, एक्स में टैग करो, फेसबुक में लाइव करो, या आपके सोशल मीडिया में ये जो आवाज इन्हें उठाए हैं ये नेचुरल आवाज है, ये कोई आर्टिफिशियल आवाज नहीं है। उनके घर के लिए कोई डिमांड नहीं कर रहे, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं और आप जो वादे करके आए थे वही वादों को हम आपको याद दिला रहे हैं। इतना तो काम करो, ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। जरूर जरूर। तो नाज़रीन गिरामी, लंबा वक्त हो चला है और बहुत सारे मुद्दे और भी हैं, और अफसर कोडली पेटे साहब जो है वैसे भी बोलने में मशहूर हैं और गहराई और गिराई से मुताला भी रखते हैं सियासत में। कभी और मौका देंगे हमारे कुछ और कांग्रेस के या हमारे मुसलमानों के जो मसाइल उस पर गुफ्तगू करने के लिए। फ़िलहाल हम दोनों को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।